नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे, हालांकि अभी हमारा शेषफल का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन हम शेषफल एक बार मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ। इससे अगले वीडियो में शेषफल को आगे कंटिन्यू करेंगे। शेषफल के कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको समझने के लिए ठीक है, पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत होगी, तो पहले हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके बाद अगले वीडियो से हम दोबारा से रिमाइंडर और उसकी थ्योरम्स वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद में फैक्टर्स क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें केवल या तो वन का या उनका स्वयं का ही भाग लगता है। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब गुणनखंड आएगा तो। ठीक है, फिलहाल केवल आप इतना याद रखें कि वे संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग लगता है या खुद का भाग लगता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं वन की, ठीक है, मैं कुछ संख्याएं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने कुछ संख्याएं ली हुई है। ठीक है, इन संख्याओं में आपको बताना है कि भाई कौन कौन सी अभाज्य और कौन कौन सी नहीं है। तो देखिए, परिभाषा के हिसाब से वे संख्याएं जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं या जिनमें केवल दो ही संख्याओं का भाग लगता है, एक वन का और एक खुद का, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे मैं वन की बात करूं तो वन के अंदर किस किस का भाग लग सकता है? केवल वन का। तो केवल वन का भाग लगने का मतलब ये हुआ कि इसका एक ही गुणनखंड है और वो है वन। ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड नहीं है, जबकि परिभाषा ये कहती है कि दो गुणनखंड होनी चाहिए। गुणनखंड मतलब दो संख्याओं का भाग लगना चाहिए, तो इसमें केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसका भाग लग रहा है और दूसरी है नहीं, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, वन जो होगा वो अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में किस किस का भाग लग सकता है? तो 2 में 1 का भाग लग सकता है, 2 का लग सकता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं लगेगा 2 में, तो इसका मतलब ये क्या रहेगी, आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, दो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 में 1 का भाग लग सकता है, 3 का लग सकता है, और किसी का भी नहीं लगेगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या होगी। अगर 4 की बात करें तो 4 में 1 का भाग लग सकता है, 2 का लग सकता है, 4 का लग सकता है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा हो गई। देखिए, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 हो गई, यहाँ पे 3 संख्याओं का भाग लग रहा है, तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। अगर 5 की बात करें तो 1 और 5, तो ये होगी, इसमें 2 का ही भाग लग रहा है। इसी तरीके से 6 की बात करें तो 1 2 3 एंड 6, तो ये नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 6 में भाग लग जाता है, तो ये नहीं होने वाली है। इसमें 4 संख्याओं का भाग लगता है, तो ये नहीं होगी अभाज्य। इसी तरह 7 की बात करें तो 1 एंड 7, तो ये होगी। 8 की बात करें तो 1 2 4 और 8, तो ये नहीं होगी। 9 की बात करें तो 1 3 और 9, तो ये भी नहीं होगी। 10 की बात करें तो 1 2 5 10, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से 11 की बात करें तो 1 और 11 का ही भाग लगेगा, तो ये होगी। 12 में 1 2 3 4 6 और 12, तो ये नहीं होगी। 13 में 1 और 13 का ही भाग लगता है, तो ये होगी। 14 में 1 2 7 और 14, तो ये नहीं होगी। 15 में 1 3 5 और 15, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि केवल दो ही संख्याओं का भाग लगना है। और ये आप याद रख सकते हैं कि हमेशा एक तो 1 होगा ही, क्योंकि 1 का तो हर संख्या में भाग लगता ही है, और अगर दूसरा है तो दूसरा वो खुद संख्या भी होगी, क्योंकि
खुद संख्या का भी खुद में भाग हमेशा पूरा लगता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें या तो 1 का भाग लगे या खुद का भाग लगे, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह अभाज्य होंगी और किस तरह अभाज्य नहीं होंगी, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको। ये कुछ डेटा है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहला है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25। आप गिन सकते हैं सारी। 1 से 100 तक की जितनी भी 25 अभाज्य संख्या जो सारी है उनका जोड़ कितना है, तो 1060 होगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है ए जो है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक को छोड़कर या तो संख्याएं अभाज्य होती है या भाज्य होती है, एक जो है वो दोनों में ही नहीं आता है, ठीक है। 2 जो है वो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, क्योंकि सम संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें 2 का भाग लगता है। तो अगर 2 का भाग लग गया तो इसका मतलब संख्या में खुद के अलावा भी किसी का भाग लग गया, 1 के और खुद के अलावा भी किसी का भाग लग गया, तो बाकी सब सम संख्याएं जो है उनमें 2 का भाग लगेगा, तो वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती है। लेकिन 2 जो होता है 2 वो खुद अभाज्य होता है। तो 2 एकमात्र ही सम संख्या है जो कि अभाज्य भी होती है, बाकी सारी सम संख्याएं जो वो अभाज्य ना होकर भाज्य होती हैं, ठीक है। और सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो कई लोगों के माइंड में ये चलता है कि भाई अभाज्य संख्याएं जो है वो माइनस में क्यों नहीं होती है, -2 -4 -6 वगैरह क्यों नहीं होती है। तो अभाज्य संख्याएं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का है, और प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ना पॉइंट में ना नेगेटिव ना कुछ और, ठीक है। सारी पॉजिटिव संख्याएं होती है, तो इसीलिए अभाज्य संख्याएं भी पॉजिटिव ही होंगी, पॉइंट में नहीं होंगी, माइनस में नहीं होंगी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लिख लेना सारे क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, उसके बाद क्वेश्चन में लिखना। हमारा क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो आपको x माइनस y का मान बताना है कितना है। देखिए सभी अभाज्य संख्या मतलब सम विषम सब आ गई, उसमें जितनी भी है सब आ गई, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x जो है वो 2 से लेकर, पहली अभाज्य संख्या 2 ही होती है, 2 से लेकर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का जोड़ है। ये पहली 2 होती है और लास्ट में ये कितनी भी बढ़ी जा सकती है, तो ये सबका जोड़ है x। इसी तरीके से आपको दिया है कि y जो है वो केवल विषम अभाज्य संख्या है। तो हमें पता है कि भाई 2 को छोड़कर बाकी सारी जो अभाज्य संख्याएं वो विषम ही होती हैं, आगे वाली 3 5 7 सब विषम है। तो इसका मतलब y जो है वो 3 5 7 11 इन सब का जोड़ है। और अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, तो जितनी भी है सब विषम ही आगे, तो आगे वाली सारी कट जाएंगी। तो इधर बचा आपका x माइनस वाई इधर हुआ, और इधर क्या बचेगा 2। तो x माइनस वाई का जो मान है वो 2 हो जाएगा। आप आंसर नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपको दिया है तीनों संख्याओं का योग 74 है और एक संख्या दूसरी से 10 ज्यादा है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि यहाँ पे जो दिया हुआ टोटल है ये, इस पे आप सबसे पहले रहेंगे। ये 74 क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो 74 एक सम संख्या, 74 एक सम संख्या। अब ये 3 संख्याओं का जोड़ है, ये जो 74 है ये 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ है। अब देखिए कि अगर मुझे 3 संख्याएं लेनी, मान लो मैंने 2 3 और 7 लीजिए, ये 3 अभाज्य संख्याएं ली, 7 3 10 और 2 12, ये कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या। तो 2 3 7 का जोड़ एक सम संख्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 5 11, ये मैंने 3 अभाज्य संख्याएं और ली,
तो ये 11, 5, 16 और 3, 19, ये कैसी संख्या आ रही है? विषम संख्या। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो या तो जोड़ सम आ सकता है तीन संख्याओं का, या विषम। सम या विषम में से एक आएगा। देखिए, अगर आप तीन अभाज्य संख्याएं तीनों विषम लेंगे तो तीनों विषम का जोड़ हमेशा विषम ही आएगा, तीन विषम संख्याओं का। अगर आपको तीन संख्याओं का जोड़ सम लाना है, तीन अभाज्य संख्याओं का, तो ये जरूरी है कि दो विषम हो और एक क्या हो? सम। ठीक है, तीनों विषम होंगी तो नहीं आ सकता है जोड़ सम। अगर आपको जोड़ सम लाना है तीन अभाज्य संख्याओं का, तो दो अभाज्य संख्याएं विषम होनी चाहिए, एक सम होनी चाहिए, तभी ये सम आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई एक संख्या तो सम चाहिए हमें तीन में से, अगर सम जोड़ लाना है। अगर एक सम चाहिए तो अपने पास में अभाज्य संख्याओं में एक ही सम होती है, और वो होता है 2। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। तो ये कंफर्म है कि इन तीनों में से एक संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी ये जोड़ सम आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगले ने आपको क्वेश्चन जो है वो आधा अधूरा सा दिया है, या इक्वेशन कंप्लीट करके नहीं दिए तीन, क्योंकि उसको आपको यही ढूंढना है कि भाई अगर जोड़ सम आ रहा है तीनों में से तो एक पक्का 2 होनी चाहिए। तो यहां से हमें ये तो पता लग गया कि एक संख्या जो है वो क्या है? 2 है। एक संख्या 2 है, तो इन तीनों में से एक तो पता लग गई कि भाई 2 होगी, 2 के अलावा और कोई नहीं हो सकती। अब बात करें अगर अगली संख्या की, तो अगली संख्या कह रहा है कि दूसरी एक संख्या जो है वो दूसरी से 10 अधिक है। अब आप ट्राई करेंगे कि भाई इससे 10 ज्यादा करके देखें, तो 12। भाई 2 से 10 जोड़ के देखें या अधिक करके देखें तो 12। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से दिमाग ये लगाना है कि भी जो दूसरी संख्या बोली है 10 ज्यादा वाली, वो 2 से तो 10 ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि 2 से 10 ज्यादा तो 12 होगा, तो 12 तो अभाज्य है नहीं। इसका मतलब बाकी दोनों बची हुई जो संख्या है उनमें से एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं कि भी एक संख्या b है और वो एक संख्या और c है, तो वो c से 10 ज्यादा है। इसका मतलब बाकी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 10 है। b जो है वो c से 10 ज्यादा है, तो b में से c घटाएंगे तो 10 बचना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई b और c में। एक और मुझे पता है कि भाई तीनों का जोड़ कितना था? 74। 74 में से एक संख्या तो 2 हो गई, तो 2 माइनस कर दीजिए, तो फिर बाकी बची हुई दो संख्याओं का जोड़ कितना बचा? तो आप कहेंगे भाई 72 बचा, क्योंकि 74 में से 2 हटा दो, बाकी बच गया 72। आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो ये कट जाएगा। ठीक है, c और माइनस c कैंसिल हो जाएंगे, तो b प्लस b 2b हो गए 72 और 10 हो गया 82। फिर 2 को इधर लाके भाग दे देंगे तो ये बन गया आपका 41। इसका मतलब जो b था यानी दूसरी संख्या थी वो 41 थी। अब बची तीसरी संख्या, तो हमें पता है b और c का अंतर 10 है, यानी b बड़ा है c से 10 ज्यादा है। तो अगर इसमें से 10 कम कर दें तो c कितना आ जाएगा? 41 माइनस 10, यानी c आ गया आपका 31। ठीक है, आप एक बार फिर से समझ लें। देखिए, अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या में आ रहा है तो ये सम संख्या में तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक संख्या सम हो तीनों में से, और वो सम संख्या केवल 2 ही हो सकती है। 2 के अलावा कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती है। तो a2 हो गया, बाकी दो का जो जोड़ बचा वो बचा कितना? 72। तो दो संख्याओं b और c का जोड़ बच गया 72। अब हमें पता है कि b और c में से एक जो है वो दूसरी से 10 ज्यादा है, तो b और c का अंतर 10 होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे b आ गया। अब हमें पता है b से 10 कम करते ही क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो संख्या हो गई 2, एक हो गई 41 और एक हो गई 31। आप नोट कर सकते हैं आंसर। चलिए, इसी का अगला भाग है आपका अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्याओं को छोटी संख्याओं में तोड़ देना, उन छोटी संख्याओं का गुणा वापस उस संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसी संख्याओं को गुणा के रूप में छोटी संख्याओं में तोड़कर लिखना। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया 6, तो आपने 6 को लिख दिया 2 × 3,
तो आपने 6 को 2 भागों में तोड़ दिया, 2 संख्याओं में तोड़ दिया, छोटी संख्याओं में, और उन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा। तो गुणन मतलब गुणा में लिखे हुए, खंड का मतलब उस संख्या के छोटे छोटे भाग। ठीक है, तो इसके 2 भाग हो गए, तो ये 2 गुणनखंड वाली एक संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो गुणनखंड आते हैं, यानी जो छोटी संख्याएं आती हैं टुकड़े करने के बाद में, वो सारी अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, अभाज्य गुणनखंड रख दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 24 दिया गया। 24 को आप 4 × 6 लिख सकते हैं, 24 को आप 2 × 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 को आप 3 × 8 लिख सकते हैं, और 24 को आप 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 24 की, इन सब का गुणा 24 ही हो रहा है। मैंने अलग अलग तरीके से लिखा, ये समझने के लिए कि अभाज्य गुणनखंड कब बोलेंगे। तो यहाँ पे जो 4 और 6 है ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणा में आ रहे हैं तो इनको हम गुणनखंड बोल सकते हैं, ये गुणनखंड है इसके। ठीक है, ये अभाज्य या नहीं है, तो आप देखो कि 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। 6 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ भी अगर देखिए तो 2 तो अभाज्य है, लेकिन 12 अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखिए तो 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं है 24 के। यहाँ देखें तो 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। चारों जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो 24 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं किसी संख्या के। जैसे 6, 24, 30, 100 ये हो तो हमें पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तोड़ के। अगर बड़ी संख्या हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि भाई 1040 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, या आपको दिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना है। पहली मतलब 2 से आपको स्टार्ट करना है। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, जो भी अभाज्य संख्या है 13, उसके बाद 17, 19 है ना, जो भी अभाज्य संख्या है उनका भाग देते हुए चलना है। ठीक है, जब तक कि आपके पास में लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको भाग देते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 2 से भाग देना। भाग तभी देना है जब लगता है, नहीं लग रहा है भाग पूरा तो उसको छोड़ के अगली अभाज्य संख्या पे चले जाना। तो सबसे पहले 2 से करें डिवाइड, तो 5, 2 और 0, 520 बार भाग लगेगा 2 का। फिर 2 का भाग दें इसमें 160, फिर 2 का भाग दें 80, फिर 2 का भाग दें 40, फिर 2 का भाग दें 20, 10, 5। अब 2 का नहीं लगेगा तो 3 का चेक करेंगे, 3 का लग रहा है, 3 का भी नहीं लग रहा है, तो अगली अभाज्य संख्या 5 का लग रहा है, तो 5 का एक बार। 1 से आगे अब आप भाग देंगे नहीं, क्योंकि 1 से कोई भी 1 से छोटी अभाज्य संख्या होगी नहीं तो भाग लगना नहीं है। ठीक है, ये आपके पास में अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये जो इधर लिखे हुए ये सारे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि 1040 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 6, 7 है ना टोटल, 2 × 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि बताइए 1040 के टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सीधा सा तरीका है, ये गिन लीजिए टोटल कितने हैं, गिन लीजिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे पूछे कि 1040 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 8। 1040 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8। अगर पूछे टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 8, यानी 8 है टोटल, ये गिन सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 कितनी बार आया, 7 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो आप डायरेक्ट देखिए इन जो पावर है, यहाँ पे जो पावर आ रही है उनको जोड़ लीजिए, है ना, कि 7 बार तो ये गुणनखंड आया, 1 बार ये आया, तो 7 + 1, तो सीधा घातों को जोड़ के फिर भी आप बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो 7 और 1 8, इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, वो है आपके यूनिक फैक्टर्स, है ना, कि इस संख्या के यूनिक फैक्टर कितने, या अतुल्य। यूनिक का मतलब होता है, जो कि हिंदी में यूनिक को क्या बोलेंगे, यूनिक वैसे आप समझ रहे होंगे सारे लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स कितने, 140 के यूनिक फैक्टर की संख्या कितनी है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न, जो कि सेम नहीं है। यूनिक का मतलब होता है जो खुद के जैसा एक, ये अभिन्न, अभिन्न बोल सकते हैं। तो इसके अभिन्न गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो कि सेम नहीं है। तो आप देखें कि इसके 7 गुणनखंड जो है वो सेम ही है ना, 2 2 2 2 सेम ही है सातों। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये गुणनखंड 7 बार आ रहा है, तो ये अभिन्न जो है ये 1 है, ये 1 बार ही है। एक्चुअल में ये 7 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल तो 7 है, लेकिन अपने जैसा ये 1 ही है। ठीक है। अगर आप बात करें कि 2 के अलावा इसमें क्या है, तो 5, तो आप या तो यहां से देख ले कि कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, तो एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। यहां से देखिए तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2। यहाँ पे 2 ही यूनिक फैक्टर है, एक तो 2 है, एक 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, दोनों चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। टोटल नंबर मतलब चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग हो, आपको सारे काउंट करके बताने हैं। यूनिक फैक्टर का मतलब आपको ये देखना है कि एक जैसे जो है उनको एक बार ही काउंट करना है। जैसे 2 2 है तो एक बार ही लेंगे, ये भी एक बार, 1 और 1 2, टोटल 2 फैक्टर। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको आप हिंदी में बता देता हूँ पढ़ के। आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, 1440 के। 1440 के कुल अभाज्य गुणनखंड और कुल भिन्न गुणनखंड, अभिन्न गुणनखंड कितने हैं, वो आपको दोनों बताने हैं। तो मैं इसको करके बता देता हूँ एक और एग्जाम्पल को आपको। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, तो हमने 2 से भाग देना स्टार्ट किया, अब यहाँ 2 का लगेगा नहीं, 3 का देंगे, 3 का लग जाएगा, फिर से 3 का लगेगा, फिर 5 का भाग लगेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 1440। तो मैं गिन लेता हूं कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 2 जो है वो 5 बार गुना हो रहा है, तो 2 की घात 5। 3 कितनी बार आया, तो 3 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया, तो 5 1 बार। ये हमने लिख लिए 1440 के प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड। अब आपके दोनों क्वेश्चंस ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आपको इसकी जो घात है, ये जो घातें हैं इनको ऐड कर देना है कि टोटल नंबर हो गए 5 2 7
और एक 8। तो टोटल तो इसके 8 फैक्टर हैं। अगर आपसे कहे टोटल नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स, यूनिक का मतलब है कि आपको बस नीचे वाले आधार देखने कि कितने आधार बन रहे हैं, कितने बेस बन रहे हैं। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 ही नंबर आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स हो जाएंगे 3। ये आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से आप आंसर देंगे दोनों। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोगों का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला क्वेश्चन आपका कि 1008 को न्यूनतम की संख्या से गुणा करने पर यह 135 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी अभी इसमें 135 का भाग पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन 1008 को किसी भी संख्या से ऐसे गुणा करना है ताकि जो संख्या बने गुणा करने पे उसमें 135 का भाग पूरा लग जाए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि न्यूनतम किस संख्या से गुणा करें या न्यूनतम किस संख्या से भाग दें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए किसी संख्या से, तो आपको सबसे पहले उस संख्या के प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो आपने 1008 के प्राइम फैक्टर करने, इसके अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो ये 1008 के प्राइम फैक्टर है। आपको जिस संख्या का भाग देना उसके भी फैक्टर कर लेने। अब देखिए, पूरा भाग लगने का हमें पता कैसे लगेगा कि किस संख्या को गुणा करना हमें पूरा भाग लगने के लिए? उसके लिए आप ध्यान से देखिए, इसके जो गुणनखंड है वो मैं इधर लिख देता हूं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसके जो फैक्टर हैं जिसका हमें भाग देना है, इसका हम भाग दे रहे हैं, तो ये मैं नीचे लिख लेता हूं। तो ये 1008 बट्टे 135 हो गए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 इसको 3 को काट रहा है, ये 3 इससे कट रहा है, लेकिन ये 3 किसी 3 से नहीं कट रहा है, ये 5 किसी 5 से नहीं कट रहा है। अगर मुझे पूरा भाग देना है तो पूरा भाग देने का मतलब ये हुआ कि नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, नीचे वाले सारे पार्ट इससे कट जाने चाहिए। यहाँ पे कट नहीं रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे मुझे एक 3 और चाहिए गुणा में, ताकि वो इस 3 से कट जाए, और मुझे एक 5 और चाहिए यहाँ पे ताकि वो इस 5 से कट जाए, और नीचे वाला पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि मुझे और कितना गुणा चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि मुझे चाहिए कितना? 15। ये आपका आंसर है। ये एक क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, 2017 के पेपर में आया था, मेंस में, सीजीएल में, SSCGL में। तो आपको पूछा है कि कुछ संख्या गुणा में उनकी पावर दी हुई है, आपको पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है? देखो, आपको अभाज्य गुणनखंड जितने भी आधार हैं इन सब के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं 50 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 50 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5 गुणा 5। आप करके देख सकते हैं अलग से। इसकी पावर कितनी है? 17। ठीक है, 17 इसकी पावर है। ऐसे ही 35 के करें तो 5 गुणा 7, ये 11। 24 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसकी पावर 9। 27 के करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसकी पावर 8। और 45 के अभाज्य गुणनखंड ये हमने जितने भी संख्याएं थी सबके गुणनखंड कर दिए।
अब आप ये तो कह ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे 3 गुणनखंड है, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो कुल गुणनखंड कितने हुए देखो, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, यहाँ से 3 है लेकिन 3 ही नहीं है ना भाई, ये 17 जो है ये 2 की घात 17 है, तो इसका मतलब 2 जो है वो कितनी बार है 17 बार, 5 भी कितनी बार है 17 बार, फिर अगला 5 भी कितनी बार है 17 बार, तो इसका मतलब तीनों गुणनखंड 17 बार है, तो 17 17 17 3 बार करेंगे तो टोटल कितने हो गए 51 गुणनखंड हो गए, तो 3 गुणा 17, यहाँ कितने गुणनखंड है तो दो गुणनखंड 11 बार है, तो 2 गुणा 11, फिर अगले 4 गुणनखंड 9 बार हैं तो 4 गुणा 9, फिर अगले 3 गुणनखंड 8 बार है तो 3 गुणा 8, और फिर अगले 3 जो है वो 13 बार है तो 3 गुणा 13, तो 17 गुणा 3 51 हो गए, 11 गुणा 2 22 हो गए, 9 गुणा 4 36 हो गए, 8 गुणा 3 24 हो गए, और 13 गुणा 3 39 हो गए, तो 36 24 60, 60 और 90 150, 150 और 22 172, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोल्व करेंगे आप। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए, सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड कर लो आधार के, ठीक है, तो यहाँ जितने भी होंगे वो सब जितनी पावर है उतनी बार रिपीट होंगे, तो उतने से गुणा करके, जैसे 3 है तो 13 से गुणा करके 39 कर लेने टोटल ना, इस तरह से करके और फिर जोड़ लो सबको, तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित अपना एक वीडियो है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे जब हम करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स की कुछ जरूरत पड़ेगी, को प्राइम वगैरह की। ठीक है, तो मैं को प्राइम से स्टार्ट करूंगा, फिर शेषफल हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।